हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी बने रहिए मेरे चैनल द्वाइस पे। तो आज टुडेस टॉपिक इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो क्लास 9th का ये चैप्टर 5 है बायोलॉजी का। इस चैप्टर को हम रैपिड रिवीजन में पूरा करेंगे। तो सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक और स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है और ये कैपेबल होती है परफॉर्मिंग और एसेंशियल वर्क्स इन आवर बॉडी और प्रोसेसेस। हैंस इट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell was first discovered by a scientist Robert Hooke in 1665. Then a scientist Anton von Leeuwenhoek discovered living cell in bacteria or protozoa. Then Robert Brown discovered in 1831 cell nucleus, and in 1839 Purkinje discovered protoplasm in cell. Cell is a building block of our life because all organisms are made up of cells, and cells are combined to make the tissues, and tissues are combined to make the organs, and organs combine to make the organ system. Hence the organism is formed. In cell theory there are three scientists. Schleiden in 1838 say that plants are made up of cells. In Schwann in 1839 say all animals are made up of cells. Rutherford Virchow in 1855 said new cells are come from old cells. इसका मतलब ये है क्या, स्लाइडन ने कहा था कि सारे प्लांट्स सेल से बने हैं, और शेवन ने कहा था कि सारे एनिमल्स भी सेल से बने हैं, और रॉबर्ट वर्चो ने कहा है कि सारे नए जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। यही तीनों हमारे सेल थ्योरी है, जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम साइज़ के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करें तो इसमें माइकोप्लाज्म होता है जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल होता है, और सेल यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर जो मोर देन 1 सेल होते हैं। अगर हम शेप्स के बात करें तो सेल्स के बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल और बोन सेल और नर्व सेल हमारे सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, और इंटेस्टिनल सेल, ओव्यूम और स्पर्म सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल और स्पर्म सेल होती है और लार्जेस्ट सेल ओव्यूम सेल। अब हम इनके डायग्राम्स को देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल लगभग पूरी सेम होती है, पर तो एनिमल सेल इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, और सेंट्रियोल्स होते हैं, और लाइजोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स इसके अंदर के प्रोटीन्स होते हैं। माइटोचॉन्ड्रिया इसका पावर हाउस होता है, और रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और साइटोप्लाज्म अंदर का लिक्विड होता है, और न्यूक्लियस इसका ब्रेन होता है, और न्यूक्लियर प्लाज्म इसकी न्यूक्लियस की कवरिंग होती है, और गोल्गी अपैरेटस इसका पैकेजिंग हाउस होता है। अब हम एनिमल सेल की बात करते हैं। तो एनिमल सेल भी प्लांट सेल की तरह पूरी सेम होती है, बस इसके अंदर सेल वॉल होती है जो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होते हैं, और लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं, सिर्फ इसी के अंदर होते हैं। बात करेंगे सेल के फर्स्ट कंपोनेंट की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, एंड ये सेपरेट करती है सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। फिर हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं ये, और ये रेगुलेटिंग करती है मटेरियल मूवमेंट को, O2 और CO2 को, और ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन होता है, और पैसिव के अंदर मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव के अंदर एनर्जी चाहिए होती है ATP, और पैसिव में नो एनर्जी रिक्वायर्ड। और एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ आयन्स इनटू रूट सेल्स, पैसिव ट्रांसफर, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर ऑस्मोसिस भी होता है।
Osmosis is the movement of water through a selectively permeable membrane from a region of higher concentration to the region of lower concentration। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स का सेलेक्टिवली परमिएबल के अंदर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक वाटर मॉलिक्यूल्स का जाना होता है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एंडोसाइटोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर सेल के अंदर जाने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और एक्सोसाइटोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो सेल की शेप की बात करें तो सेल के अंदर जैसे कि एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, और एक्सोसाइटोसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। तो और डिफ्यूज़न भी होता है, जैसे कि डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसके अंदर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों का होता है, और ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ लिक्विड्स का होता है। फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ from the region of lower concentration to the region of higher concentration so to spread uniformly के लिए इसे हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो हाइपोटोनिक हायर सॉल्यूट होता है, इसमें आउटसाइड, और हायर वाटर इनसाइड होता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स आउट जाते हैं जिस वजह से सेल श्रिंक हो जाती है। मतलब कि जो बाहर सॉल्यूट ज़्यादा होता है और अंदर पानी ज़्यादा होता है, जिससे सेल का पानी बाहर चले जाता है और सेल श्रिंक हो जाती है। और आइसोटोनिक में सब कुछ इक्वल होता है, इसलिए सेल नॉर्मल रहती है। और हाइपोटोनिक के अंदर सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होता है और बाहर वाटर ज़्यादा होता है, जिससे सेल के बाहर का पानी अंदर जाता है, और वो ब्रस्ट भी हो सकते हैं और स्वेल हो जाती है वो। तो नेक्स्ट पेज, अब हम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन इन लिक्विड एंड गैस विदाउट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन लिक्विड्स एंड गैसेस विदाउट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, लिक्विड से गैस में, और दोनों में होता है। मतलब है विदाउट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना होता है। और ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अकरिंग ओनली इन लिक्विड्स, ये सिर्फ लिक्विड्स में होता है और इसके अंदर हाई से लो में जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ। अब डिफ्यूजन में वाटर इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें वाटर की जरूरत नहीं होती है। मूवमेंट अक्रॉस इन डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है। और ऑस्मोसिस के अंदर वाटर मेन होता है, और इसके अंदर मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। अब डिफ्यूज़न के अंदर ये स्टॉप हो सकता है, इट कैन नॉट स्टॉप, ये स्टॉप नहीं हो सकता। अलाउस और सब्सटेंस टू मूव फ्रीली, ये सारे सब्सटेंस को फ्रीली मूव्स करने के लिए अलाउ करता है। और इसके अंदर इट कैन स्टॉप और रिफ्रीज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ऑस्मोसिस के अंदर स्टॉप हो सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव हो सकते हैं। इसका एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स स्वेल्स इन वाटर, रेड ब्लड सेल्स स्वेल्स हो जाती है वाटर में। और इसका एग्जांपल इंक स्प्रेडिंग इन वाटर, इंक स्प्रेडिंग इन वाटर हमारा डिफ्यूज़न का एग्जांपल हो सकता है। अब हम दूसरे की बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद। सेल वॉल, जो सेल प्लांट्स में और बैक्टीरियास में होती है, सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड आउट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल की आउट कवरिंग मेड ऑफ सेल्यूलोज से बनती है। ये प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ एंड लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये इसके अंदर प्लाज्मालाइसिस होता है, वाटर लॉस बाय ऑस्मोसिस होता है, ये कॉज इसके वजह से सेल श्रिंक हो जाती है फ्रॉम द सेल वॉल, इसलिए सेल श्रिंक होने से बचाता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज से होती है, और बैक्टीरिया में पेमिगोलेन से होती है, और फंगी के अंदर चिटिन, और वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसके अंदर प्रोटीन की कोट होती है जिसे कैपिड कहते हैं। एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। इसके फंक्शन
ये प्रिवेंट करती है ब्रस्टिंग से सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में और एब्जॉर्ब करती है वाटर, क्रिएटिंग प्रेशर बैलेंस बिटवीन। ये प्रेशर बैलेंस बिटवीन करती है सेल वॉल एंड सर्वेलेंस सेल के, और अनेबल करती है प्लांट्स और फंगी और बैक्टीरिया सेल्स को विद स्टैंड इन्वायरमेंट में और चेंज बेटर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल से ज़्यादा अच्छा बेहतर करती है ये चेंज। अब हम बात करते हैं हमारे ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस की। ये कंट्रोल करता है ऑफ द सेल के सराउंडिंग के, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर पोर्स भी होते हैं और ये क्रोमेटिक मटेरियल्स के अंदर होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन से बनते हैं। ये फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ अ नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं। कंडेंसेशन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, तो ये कंडेंसेशन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स रॉड के शेप के होते हैं। इसके अंदर ये कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसे हम जीन्स भी कहते हैं। कंट्रोल ट्रेट्स एंड सेल फंक्शन, सेल फंक्शन एंड ट्रेट्स को इस कंट्रोल करता है डीएनए और जीन्स। और न्यूक्लियोप्लाज्म फिल्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म फिल करता है न्यूक्लियस को। कंट्रोल और सेल एक्टिविटीज़, ऑल सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जैसे कि रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस। सेल वॉल मतलब कि न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में स्मॉल साइज 1 से 10 UM और न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियोइड, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियोइड नहीं होते और सिंगल क्रोमोसोम होता है और नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और लार्ज साइज होता है यूकैरियोटिक में 5 से 10 UM, वेल डिफाइंड होते हैं न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोर देन 1 क्रोमेटिन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में यूकैरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में होता है और प्रोटोजोआ में। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसके आउटरमोस्ट कवरिंग को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स और डीएनए से वो बना होता है, और उसके बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियर पोर होता है जो उनके बीच का जो गैप्स होते हैं, और न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है जो डीएनए होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है इंक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से इंक्लोज से सेमी इंक्लोज्ड सेल मेम्ब्रेन दैट होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोमेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। ये सेमी फ्लूइड होता है, इसके अंदर सारे के सारे इसी के अंदर ऑर्गेनेल्स होती है। अब हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती है जैसे कि न्यूक्लियस, ER, गोल्गी बॉडी और लाइजोसोम्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन। लाइजोसोम्स बहुत सारे फंक्शन करती है। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होती है इन्वॉल्व इन सिंथेसिस और प्रोटीन में इन्वॉल्व होती है और प्रेजेंट इन बोथ, ये दोनों में होता है राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। और इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होते, ये प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं ER की, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है विद इन अ सेल दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अ सेल, ये एक सेल के साथ दैट इज इन्वॉल्व होती है और ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, SCR और RER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक ड्यू टू राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यू टू राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के वजह से, और इसके अंदर राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन होते हैं। और स्मूथ में स्मूथ अपीयरेंस इसलिए होता है कि फैटिलिटीज लिपिड्स होते हैं एंड हार्मोनल प्रोडक्शन होता है। नो प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अंदर कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता और फंक्शंस इन लिपिड सिंथेसिस होते हैं। और RER में नो रोल इन लिपिड सिंथेसिस, के अंदर कोई रोल नहीं होता लिपिड सिंथेसिस और हार्मोनल सिंथेसाइज में। और
ये इन्वॉल्व नहीं होते डीऑक्सीफिकेशन में, पर SCR इन्वॉल्व होता है क्रूशियल डीऑक्सीफिकेशन और स्पेशली इन लीवर सेल के अंदर ही इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, फंक्शन इन लिपिड सिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं गोल्गी एपेरेट की, जिसको डिस्कवर करा था कैमिलो गोल्गी ने। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज इन स्टेक्स सिस्टर्ने, स्टेस्ट और सिस्टर्नर में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये। इसका काम होता है पैकेजेस मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड हेल्प्स इन लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। इसको हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस भी इसको हम कह सकते हैं। लाइसोसोम्स स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ फिल होते हैं। ब्रेक डाउन वॉर्म आउट सेल्स पार्ट्स वेस्ट एंड फोरिजन मटेरियल को ये वॉर्म आउट कर लेते हैं, मतलब खुद ही खा लेते हैं। हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, ये सेल को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं और कॉल सोसाइटल बैग कहते हैं बिकॉज ये जो बर्स्ट और डाइजेस्ट कर लेते हैं ये सेल को खुद ही सेल्फ। ये इसका डायग्राम है इन दोनों का। अब हम बात करते हैं वैक्यूल की। दे आर इस लार्ज एंड सेंट्रल इन प्लांट सेल ऑक्यूपाइंग, ये 50 से 90% ऑफ द वॉल्यूम ले लेती है सेल का और ये स्मॉल होते हैं एनिमल सेल के अंदर और ये फिल्ड होते हैं सेल सेप्सिस दैट कंटेन्स, जिसके अंदर शुगर, एमिनो एसिड और प्रोटीन्स होते हैं। सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के साथ ही सराउंडेड होते हैं, कॉल टेनोप्लास्ट कहते हैं हम जिसे। ये सेल को तर्जीदिती और रिजिडिटी देती है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर करते हैं फूड को, हेल्प करते हैं एक्सेस फूड वेस्ट में। ये इसके डायग्राम के अंदर इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको क्रोनोप्लास्ट कहते हैं और अंदर सेंट्रल वैक्यूल और सेल सैप होता है। अब हम अपने पावर हाउस ऑफ द सेल की बात करते हैं, माइटोचॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन पोर्स आउटर एंड फ्लॉप इनर होता है और ये ATP जनरेशन में मदद करता है जिसको हम एडर्नल फॉस्फेट भी कहते हैं। अब हम इनर से ये फोल्डेड होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और प्रोड्यूस ATP करता है फ्यूलिंग सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड मैकेनिकल वर्क के लिए। और इसके बाद अपना खुद का DNA राइबोसोम्स होते हैं एनेबलिंग प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं जो फाउंड होते हैं ओनली इन प्लांट सेल में होते हैं। तो हम क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन प्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल होता है जिसके अंदर, और ये करता है फोटोसिंथेसिस और ये ग्रीन प्लांट्स में ज़्यादातर होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, ये रेड, येलो और ऑरेंज पिगमेंट के साथ जो फ्रूट्स और फ्लावर को कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिक स्टोर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन करता है, फाउंड इन रूट्स एंड टर्बस एंड सीड्स में फाउंड होता है। अब हम बात करेंगे क्या डबल लेयर मेम्ब्रेन और सिंगल और मेम्ब्रेन लेस कौन कौन से होते हैं हमारे ऑर्गेनेलीज। तो डबल मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियस, माइटोचॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम्स और सेंट्रियोल और सेंट्रोल होता है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल्स। ये प्रोसेस होता है फॉर्मिंग ऑफ न्यू सेल्स का इन ऑर्गेनिज्म, नीड फॉर ग्रोथ सेल, नीड होता है ग्रोथ सेल में और रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन में। तो उसमें पहले होता है माइटोसिस, यह कर्स होता है ओनली इन बॉडी ऑफ स्मोथिन सेल्स में और रिजल्ट करता है इन 2 डॉटर सेल्स में। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू प्लांट सेल, डॉटर सेल प्लांट सेल की तरह सेम होती है और क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम का नंबर दोनों में सेम होता है और डॉटर इन ग्रो एंड रिपेयर करती है। अब मायोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्शन सेल, टेस्टिस और ओवरीज रिजल्ट करती है ये 4 डॉटर सेल्स में रिप्रोडक्शन पार्ट्स में होती है जैसे कि ओवरीज और टेस्टिस में, और ये 4 डॉटर सेल बनाती है और डॉटर सेल्स आइडेंटिकल नहीं होती है अपने प्लांट सेल के, पेरेंट सेल के, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं जैसे जैसे ये बढ़ता है और हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जैसे कि स्पर्म और एग में। अब मायोसिस, इसके अंदर पहले हमारे
4 क्रोमेटिन मटेरियल है एक में और वो डिवाइड करते हैं और दोनों में 4 रहते हैं और 2 में डिवाइड हो जाते हैं। और इसके अंदर हमारा एक बड़ा सा है जो 2 में डिवाइड करते हैं और 2 हो जाते हैं दोनों में 4 से। फिर ये 4 में डिवाइड करता है जिसमें चारों में 2 ही रहते हैं, हाफ हो जाते हैं मतलब फर्स्ट वाले से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का एक रिकैप के तरह है कि तो फीचर प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंट होता है। तो फीचर्स प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल वॉल रेगुलर शेप होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में इरेगुलर होती है। और सेल वॉल सेल की शेप मतलब कि रेगुलर होती है प्लांट सेल में और इरेगुलर होती है एनिमल सेल में। और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है सेल वॉल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। लाइकोसोम्स प्लांट सेल में रेयरली होते हैं पर एनिमल सेल में होते हैं। गोल्गी एपेरिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में होती है और साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। राइबोसोम्स भी दोनों में। और प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल के अंदर छोटे होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट सेल में प्राइमरी ऑटोट्रोपिक होता है और एनिमल सेल में हेटेरोट्रोपिक। क्वेश्चंस इसका आंसर आप कमेंट में देना। व्हाट विल हैपन इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ शुगर सोल्यूशन। क्या होगा अगर एक प्लांट सेल शुगर सोल्यूशन में रख दी जाएगी। दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेशन, जो मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा देन द सेल शेप, जो सेल शेप से ज़्यादा मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा। आपने आंसर कमेंट में दे दिया होगा। तो इसका आंसर है ये है कि मैंने इसके आंसर को डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, आप ज़रूर से चेक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और अगले का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इनमें से कौन सा सिर्फ प्लांट सेल में होता है। माइटोचॉन्ड्रिया ये दोनों में होता है, राइबोसोम्स भी दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो हमारा आंसर सी है। और न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, आप कमेंट करें कि कौन से चैप्टर पे अगली वीडियो चाहिए। थैंक